नमस्कार। आज हम ईरान और इजराइल के जो काफ़ी पेचीदा और तनाव भरे रिश्ते हैं उन पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। यकीनन ये मिडल ईस्ट की सबसे अहम जियोपॉलिटिकल लड़ाइयों में से एक है। हमारे पास जो जानकारी है, जो स्रोत हैं, वो इस मसले के कई पहलू दिखाते हैं, जैसे उनकी सोच का टकराव है, फिर फौजी होड़ है और जो हाल में सीधी भिड़ंत हुई वो भी। तो कोशिश ये रहेगी कि इन स्रोतों से खास बातें निकाल कर समझे कि भाई इस तनाव की जड़ें क्या हैं, ये कैसे सामने आता है और दुनिया पर इसका क्या असर पड़ रहा है। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो टकराव है, इसका असल कारण क्या है? ये सिर्फ दो देशों का आपसी झगड़ा तो नहीं लगता, कुछ ज्यादा गहरा है शायद। बिल्कुल, ये एक बुनियादी वैचारिक टकराव है। आप देखिए 1979 की क्रांति के बाद ईरान एक शिया इस्लामिक रिपब्लिक बना और उनकी नज़र में इजराइल एक जायज़ देश है ही नहीं, वो उसे ज़ायोने शासन कहते हैं। अच्छा। हाँ, एक नाजायज़ कब्जा मानते हैं। दूसरी तरफ इजराइल है एक यहूदी लोकतांत्रिक देश। तो ईरान का जो नेतृत्व है, खासकर सुप्रीम लीडर और IRGC यानी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। हाँ, IRGC का नाम तो बहुत आता है। हाँ, वो ईरान की बहुत ताकतवर फौज भी है और एक तरह से उनकी आइडियोलॉजी की मशीनरी भी। तो ये लोग इजराइल को कट्टर दुश्मन मानते हैं और पश्चिमी असर का एक प्रतीक भी। ये दो बिल्कुल अलग दुनिया है एक तरह से। हाँ। अच्छा, तो ये सोच जमीन पर कैसे दिखती है? लड़ाई कैसे होती है? स्रोतों में ये बात बार बार आई कि ईरान जो है वो हिजबुल्लाह और हमास जैसे गुटों को सपोर्ट करता है जो इजराइल के खिलाफ हैं। हाँ, ये एक बहुत अहम मोर्चा है। ईरान इन गुटों को आप देखिए हथियार देता है, ट्रेनिंग देता है, पैसा देता है। पैसा भी? हाँ बिल्कुल। और ये गुट जैसे लबनान से हिजबुल्लाह है या गाजा से हमास, वो फिर इजराइल पे रॉकेट दागते हैं या बॉर्डर पे लड़ाइयाँ छेड़ते रहते हैं। तो ये ईरान के लिए एक तरीका है इजराइल पर दबाव बनाने का, बिना सीधे सामने आए, प्रॉक्सी वॉर जिसे कहते हैं। अच्छा, और अगर इजराइल के नजरिए से देखें तो उनकी सबसे बड़ी चिंता ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम है ना? सही कहा, बिल्कुल। ईरान तो हमेशा यही कहता है कि भाई हमारा प्रोग्राम शांतिपूर्ण है, बिजली बनाने के लिए वगैरह। लेकिन ईरान और कई पश्चिमी देशों को शक है। उन्हें लगता है कि ईरान चोरी छिपे परमाणु बम बनाने की काबिलियत हासिल करना चाहता है। और इसी शक में फिर वो आरोप लगते हैं कि इजराइल ने ईरान के साइंटिस्ट को मरवाया और वो स्टक्सनेट वायरस वाला हमला भी। हाँ बिल्कुल, इजराइल पर ये आरोप हैं कि उसने ईरानी परमाणु वैज्ञानिकों की हत्याएं करवाईं और स्टक्सनेट जैसा साइबर हमला किया। स्टक्सनेट तो वो कंप्यूटर वायरस था जिसने ईरान के सेंट्रीफ्यूज को, परमाणु प्लांट के अहम हिस्सों को निशाना बनाया था। और फिर एक तीसरा मोर्चा भी है, सीरिया। वहां तो जैसे एक क्या कहते हैं, छुपी हुई जंग चल रही है, बिल्कुल इन दोनों के बीच। बिल्कुल बिल्कुल। सीरिया का जो सिविल वॉर था उसने इसे और हवा दे दी। ईरान ने वहां बशर अल असद सरकार का साथ दिया, अपनी IRGC फोर्स भेजी, उनसे जुड़े लड़ाके तैनात किए। अच्छा। तो इसके जवाब में इजराइल ने क्या किया? उसने सीरिया के अंदर सैकड़ों हवाई हमले किए, खास तौर पर ईरानी ठिकानों पर, और जो हथियार हिजबुल्लाह को भेजे जा रहे थे उन काफिलों पर। ये एक शैडो वॉर, पर्दे के पीछे की लड़ाई का बिल्कुल सटीक उदाहरण है। और इन सब का असर सिर्फ इन दो देशों या सीरिया तक ही तो सीमित नहीं है ना? जैसे वो अब्राहम अकॉर्ड्स हुए थे। हाँ। तो उसका भी इससे कुछ लेना देना है। हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, UAE, बहरीन जैसे कई अरब देशों ने जब इजराइल के साथ रिश्ते नॉर्मल किए, जिसे अब्राहम अकॉर्ड्स कहा गया, हाँ। उसके पीछे एक बड़ी वजह ईरान को लेकर सबकी इन अरब देशों की और इजराइल की साझा चिंताएं थीं। अच्छा, तो ये ईरान के खिलाफ एक तरह का मोर्चा था। ईरान इन समझौतों के सख्त खिलाफ है। फिर अमेरिका की भूमिका भी अहम है, खासकर 2018 में जब अमेरिका ईरान न्यूक्लियर डील यानी JCPOA से हट गया, उसके बाद तो तनाव और बढ़ गया था। हाँ, वो तो था। और अभी हाल में अप्रैल मई 2024 में चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ गई थीं। तब ईरान ने पहली बार सीधे इजराइल पर हमला किया, मिसाइलें और ड्रोन दागे। हाँ, वो एक बहुत ही खतरनाक मोड़ था। हुआ ये था कि दमिश्क में ईरान के कॉन्सुलेट पर हमला हुआ, जिसमें IRGC के कई बड़े कमांडर मारे गए। माना गया कि ये इजराइल ने किया है। तो उसके जवाब में ईरान ने पहली बार सीधे इजरायली जमीन पर सैकड़ों मिसाइलें और ड्रोन लॉन्च किए। पहली बार सीधे? हाँ, सीधे। ये प्रॉक्सी वॉर से हटकर सीधे टकराव की तरफ एक बहुत बड़ा और खतरनाक कदम था। इजराइल ने भी फिर इसके जवाब में ईरान के अंदर हमला किया, हालांकि वो थोड़ा सीमित था, पर इसने पूरे इलाके में एक बड़ी जंग छिड़ने का खतरा पैदा कर दिया था। और फिर जो 2023-24 में गाजा में जंग हुई, उसमें हमास को ईरान का जो समर्थन था, उसने भी इस आग में घी डालने का काम किया। तो अगर हम आज देखें, मध्य 2025 में, तो अभी क्या स्थिति है? क्या माहौल थोड़ा शांत हुआ है या? देखिए, तनाव तो अभी भी बहुत ज्यादा है। सतह पर शायद सीधी लड़ाई न दिखे, लेकिन पर्दे के पीछे की लड़ाई, वो शैडो वॉर, वो जारी है। साइबर हमले हो रहे हैं, तोड़फोड़ की कोशिशें होती हैं, प्रॉक्सी गुटों के जरिए हमले होते रहते हैं।
ऐसा लगता है कि दोनों में से कोई भी सीधे सीधे एक फुल स्केल वॉर, एक खुली जंग नहीं चाहता, क्योंकि उसके नतीजे सबके लिए भयानक होंगे। हाँ, वो तो है। लेकिन खतरा हमेशा बना रहता है। कोई छोटी सी घटना, कोई गलतफहमी या कोई गलत अंदाजा, वो भी हालात को बेकाबू कर सकता है। और सबसे बड़े जोखिम क्या है? एक तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर तनाव फिर से बढ़ जाए। दूसरा, एक बड़ी रीजनल जंग छिड़ जाए, जिसमें लेबनान या सीरिया जैसे देश भी पूरी तरह शामिल हो जाएं। और तीसरा? शायद तेल सप्लाई पर असर। बिल्कुल। तीसरा और बहुत अहम जोखिम है दुनिया भर में तेल सप्लाई पर असर पड़ना, खासकर अगर ये लड़ाई फारस की खाड़ी तक पहुंच जाती है। तो संक्षेप में कहें तो ईरान इजराइल का ये जो संघर्ष है, ये सिर्फ दो देशों का झगड़ा नहीं है। इसमें विचारधारा है, रणनीति है, क्षेत्रीय दबदबे की लड़ाई है, एक बहुत ही जटिल पहेली है। और जो हाल में सीधी झड़पें हुई, उन्होंने तो दिखा दिया है कि ये कितना नाजुक और विस्फोटक मामला हो सकता है। बिल्कुल सही कहा। और ये हमें एक अहम सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है, जिस पर शायद आगे और ध्यान देने की जरूरत है। सवाल यह है कि अगर ये शैडो वॉर, ये पर्दे के पीछे की लड़ाई, किसी भी वजह से एक खुली जंग में बदल जाती है, तो ग्लोबल स्टेबिलिटी पर, खासकर दुनिया की एनर्जी सिक्योरिटी यानी ऊर्जा सुरक्षा पर, इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे? ये एक ऐसा पहलू है जिस पर वाकई गौर करना होगा।